चारों तरफ सुनहरी रेत फैली हो, तेज धूप सिर पर बरस रही हो और मीलों तक कोई पेड़ पौधा नजर न आए, ऐसे मुश्किल माहौल में रहना किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन एक ऐसी भी कम्युनिटी है जिसने इस रेगिस्तान को अपना घर बना लिया है। इन्हें कहते हैं बेदुइन यानी बद्दू। अरबी बोलने वाले बद्दू असल में रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाला एक खानाबदोश यानी कि नोमैडिक कम्युनिटी है। यानी ये लोग जगह जगह घूमकर रहते हैं, एक जगह ठिकाना बनाकर नहीं रहते। ये लोग रेगिस्तान के सख्त हालात में पले बढ़े हैं और उनका समाज इन्हीं हालात में ढला है। उनका सोशल सिस्टम, कल्चरल वैल्यूज और जिंदगी का हर पहलू रेगिस्तान की मुश्किल हालात से जुड़ा हुआ है। अरब समाज को दो तरह के लोगों में बांटा जाता है। एक कहलाते हैं हदर, इन्हें हजर भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो परमानेंट घरों में या गांव में रहते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें बद्दू कहा जाता है। ये लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं और काले तंबुओं में यानी कि काले खेमों में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जिन्हें करावने या सवाजा कहा जाता था। ये लोग पूरी तरह खानाबदोश नहीं होते थे, बल्कि बारिश के मौसम में गांव छोड़कर तंबुओं में रहते थे और जब सूखा पड़ता था तब वापस अपने घरों में लौट आते थे। इन्हें सेमी नोमैडिक या अर्ध खानाबदोश कहा जाता था। ये असली बद्दू नहीं माने जाते थे। असली बद्दू वही माने जाते थे ऊंट पालना जिनकी रोजी रोटी का अहम हिस्सा हुआ करता था और साल के ज़्यादातर महीने रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में गुजारा करते थे। बद्दुओं की नज़र में अरेबियन पेनिनसुला में रहने वाले सभी लोग सच्चे अरब नहीं थे। सच्चे अरब वही थे जो घूमते फिरते तंबुओं में रहते थे, और उनमें भी सिर्फ वो जो ज़्यादातर वक्त रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में गुजारते थे और ऊंट पालते थे। बद्दू समाज पूरी तरह कबीलाई ढांचे पर बेस्ड था। इस कबीलाई सिस्टम की सबसे छोटी इकाई फैमिली थी। एक बड़ी जॉइंट फैमिली को हमूला कहा जाता था। एक बद्दू शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती थी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेटे हों, क्योंकि ज़्यादा बेटों का मतलब था परिवार की ज़्यादा ताकत और समाज में ज़्यादा इज्जत। जब बेटे बड़े होकर अपनी अपनी फैमिली बना लेते थे, तब सबसे बुजुर्ग शख्स को उस बड़ी जॉइंट फैमिली का शेख माना जाता था। कबीले की बनावट कई लेयर्स में बटी होती थी। कई फैमिली मिलकर एक सब क्लैन बनता था और कई सब क्लैन मिलकर एक क्लैन बनाते थे और कई क्लैन मिलकर एक कबीला बनता था। बद्दू लोगों का असली घर उनका खीमा हुआ करता था। ये तंबू काले बकरियों के ऊन या ऊंट के बाल से बुने जाते थे, इसलिए अरबी में इन्हें बैत अल शार यानी बालों का घर कहा जाता था। खेमा आमतौर पर रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था और बीच में खड़े एक मजबूत खंबे पर टिका रहता था। इस खेमे को दो मेन हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा मजलिस या दीवान कहलाता था। ये मर्दों और मेहमानों के लिए होता था। यहाँ मेहमानों की मेजबानी भी की जाती थी। दूसरा हिस्सा फैमिली का पर्सनल हिस्सा हुआ करता था। इसमें औरत और बच्चे रहते थे और वहीं किचन और स्टोर रूम भी हुआ करता था। कभी कभार बीमार लोगों या जानवरों के न्यू बॉर्न बच्चों के लिए एक अलग हिस्सा भी बनाया जाता था। बड़े कबीलों के अमीर शेख के तंबू काफ़ी बड़े होते थे, कभी कभी 30-40 मीटर लंबे होते थे। ऐसे बड़े खेमों के अंदर पर्दों से अलग अलग कमरे बना दिए जाते थे। दिन में खेमा धूप और गर्म हवा से बचाता था और रात में ठंड से बचाता था। गर्मियों में इसका खुला ढांचा हवा को आसानी से आने जाने देता और सर्द रातों में आगे का हिस्सा बंद करके अंदर की गर्मी बनाए रखी जाती थी। हर बद्दू कबीले का एक मुखिया होता था जिसे शेख कहा जाता था। शेख आमतौर पर उसी फैमिली या खानदान से चुना जाता था जो समाज में सबसे इज्जतदार और असर रखने वाला हुआ करता था। लेकिन ये ओहदा खानदानी नहीं था। एक आइडियल शेख में खूबियां देखी जाती थीं। वो खूबियां इस तरह थी कि जैसे वो लोगों की दिल खोल कर मदद करता हो, मेहमान नवाज हो, लड़ाई में बहादुर हो और अपने लोगों की हिफाजत करने की सलाहियत रखता हो।
سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا رویہ رکھتا ہو اور اپنے قبیلے کی عزت بچانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ انہی خوبیوں کی بنیاد پر طے کیا جاتا تھا کہ اگلا شیخ کون بنے گا۔ اکثر شیخ کا بیٹا اس عہدے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، لیکن اگر وہ اس لائق نہیں ہوتا تو کسی اور قابل رشتہ دار کو چن لیا جاتا تھا۔ شیخ کو قبیلے کا سب سے بزرگ یعنی سب سے بڑا شخص مانا جاتا تھا، یعنی وہ سب سے خاص ہوا کرتا تھا، لیکن وہ ایک راجہ یا بادشاہ کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس کا اثر زیادہ تر مورل ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کی شخصیت کی عزت کی بنیاد پر اس کی باتیں مانا کرتے تھے۔ شیخ کا بنیادی کام ہوتا تھا قبیلے کو ریپرزینٹ کرنا اور مہمانوں کی میزبانی کرنا، قبیلے کے جھگڑوں میں میڈیشن کر کے امن قائم کرنا، کلیکٹیو معاملوں میں فائنل ڈیسیژن لینا اور باہری لوگوں، کارواں اور ارد خانہ بدوشوں کو حفاظت مہیا کرانا۔ شیخ کو خواہ ملتا تھا۔ خواہ ایک طرح کا بھائی چارہ ٹیکس کہلاتا تھا۔ یہ ٹیکس آس پاس بسے کسان، بزنس مین اور کارواں اپنی حفاظت کے بدلے میں شیخ کو دیا کرتے تھے۔ بدلے میں شیخ ان کی حفاظت کرتا تھا اور ضرورت پڑنے پر ان کے لیے اپنی جان تک داؤں پر لگا دیتا تھا۔ جنگ اور چھاپے میں شیخ کا اہم رول ہوا کرتا تھا۔ عام طور پر وہ خود یا اس کا بیٹا سینا کو لیڈ کیا کرتے تھے، فوج کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ اگر شیخ بوڑھا ہو جائے تو قبیلے کا کوئی بہادر جنگ کو لیڈ کرتا تھا۔ شیخ یہ بھی طے کرتا تھا کہ کب نیا چراگاہ ڈھونڈنا ہے، کب کس قبیلے سے معاہدہ یعنی ٹریٹی کرنی ہے، کب جنگ کرنا ہے اور کب کسی باہری طاقت سے سمجھوتا کرنا ہے۔ کل ملا کر بدو سماج میں شیخ ایک باپ کی طرح گارجین، سپہ سالار، جج اور پروٹیکٹر ہوتا تھا۔ قبیلہ شیخ کی عزت کرتا تھا، لیکن شیخ کو بھی اپنے قبیلے کے لوگوں کی بھلائی، عزت اور رسم و رواج کا پورا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ یہ رشتہ بدو سماج کو ریگستان کے مشکل حالات میں آرگنائزڈ اور مضبوط بنائے رکھتا تھا۔ بدو سماج کے بارے میں فی الحال اتنا ہی۔ ہم عربوں کے اوپر اور بھی ویڈیو بنانے والے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سجھاؤ ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ کر کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کر کے ہماری بات اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کر سکتے ہیں۔ تھینکس۔